नमस्कार, मैं हूं निशा बंत। लीगली स्पीकिंग में आपका बहुत स्वागत। पिछले सप्ताह हमने एक खास मेहमान फॉर्मर जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस MS बेदी से जमानत से जुड़े कानून को लेकर काफी दिलचस्प चर्चा करी थी और उन्होंने बेल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला था। चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर प्रकाश डाला गया था वो था माननीय सुप्रीम कोर्ट का बार बार कहना कि जेल शुड बी एन एक्सेप्शन एंड बेल द नॉर्म, लेकिन फिर भी इस बात पर पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के ही कई आदेशों और निर्णयों के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमानत से निपटने के लिए एक स्पेशल बेल एक्ट को बनाने का सुझाव दिया है। आइए चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस विशेष सुझाव के बारे में हमारी आज के मेहमान अधिवक्ता अनुजा कपूर जी के साथ। अनुजा कपूर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निशा जी। आज आपके साथ बैठ के कुछ वार्तालाप होगी कुछ अहम मुद्दों पर। जी बिल्कुल, और दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल। आज का मुद्दा जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अनुजा जी, वो है सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट रिकमेंडेशन का, जो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट रेकमेंड किया है एक स्पेशल बेल एक्ट को लाने के लिए। तो अनुजा जी, बहुत देर से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैक्ट को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है कि बेल शुड बी द नॉर्म एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन। तो क्यों आपको लगता है कि ये क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है ये फैक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? 11 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये बात रेकमेंड करी थी। निशा जी, अगर मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो चिंता कर रहा है वो जायज़ है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट वो बात कर रहा है जिसको हमारे प्रावधान, जो हमारा संविधान उसको एक मोहर लगाता है, उसके ऊपर बात हो रही है। जी बिल्कुल। कोई भी ऐसी एम्बिट नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ से, हमारे संविधान से बाहर जाकर बात होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि जो बेल है, जो आपके CRPC के अंदर आता है, जिसको हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, जी, बेल एक प्रोसीजरल लॉ है। और ये जो सेक्शन 436 जो है ये एक प्रोसीजरल लॉ के अंदर आता है और इसीलिए इसके अंदर खामियां आ रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक सेक्शन IPC का नहीं है। अनुजा जी, खामियां जो है वो शायद बेल के अंदर ना आकर प्रोसीजर के अंदर ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो लोअर जुडिशरी है हमारी, इट इज वर्किंग टाइट फिस्ट व्हेन इट कम्स टू ग्रांटिंग बेल्स। तो क्या आपको लगता है कि ये जो लोअर जुडिशरी है वो टाइट फिस्ट जैसे काम कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। आपका जो एक सुझाव जो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, मैंने भी यही आगे ही बात यही कही कि बेल में नहीं, इनके प्रोसीजर, बिकॉज बेल एक प्रोसीजर है जी, और वो CRPC के अंदर एक प्रोसीजर के तहत आता है जी। और क्योंकि वो प्रोसीजर इतना लचीला है जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और संज्ञान के अंदर प्रोसीजर को तंदुरुस्त करने के लिए, जबरदस्त करने के लिए, ताकि लोगों को उसका रेमेडी मिल सके। बेल जहां पर एक लिबर्टी है, एक, जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो लोगों को सबको पता है अपने फंडामेंटल राइट्स आज के टाइम पे। जी बिल्कुल। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22 और उससे बीच में आता है सबसे बड़ा आर्टिकल जो इमरजेंसी के टाइम पर भी उसको कोई खारिज नहीं कर सकता, वह है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, जिसका प्रावधान ही यही है, जिसकी मोहर ही यही है कि आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर कोई खनन नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो ये जो बेल है, ये इसकी जो धारा है, जो इसका चयन है, वो इन चारों के ऊपर आता है। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं जिसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर कहा जाता है इक्वल बिफोर लॉ। आप एक लॉ के आगे इक्वल हैं जी, और इक्वल प्रोटेक्शन जी इन फ्रंट ऑफ द लॉ। जो आपको प्रोटेक्शन भी अमीर गरीब देखकर नहीं, रिलीजन देखकर नहीं, गरीब और अंडर प्रिविलेज देखकर नहीं जी, आपको एक तो लॉ के सामने इक्वल हो, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो। आर्टिकल 21
का जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो हम राइट टू लिबर्टी की बात करते हैं, तो जब हम प्रिजनर्स को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जेल्स जो हैं वो ओवरफिल्ड हो गई हैं, जो स्टेट है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है इतने कैदियों को रखना, और ये जो कैदी हैं वो सब इनमेट्स अंडर ट्रायल हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आर्टिकल 21 की इन्फ्रिंजमेंट है? बिल्कुल सही है निशा जी, इन्फ्रिंजमेंट ही नहीं, मैंने फिर कहा कि जो ये जो वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी हो रही है उसका सबसे बड़ा खामियाजा ही आप देख रहे हैं कि जेल के अंदर जिस तरीके से सिर्फ अंडर ट्रायल्स ही नहीं, जो अरेस्टेड लोग आ रहे हैं ऑन इनोवेशन, और क्योंकि जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये एक पुलिस स्टेट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि पुलिस की तो ड्यूटी है जी, वो स्टेट को और सिटीजन्स की वेलबींग को ऊपर ही रखता है, और पुलिस है वो अपना काम करता है जी। वो इनकार्नेशन के लिए, तो दे व्हाट दे डू इज दे इनकार्सिनेटेड, दे ब्रिंग द वायलेटर्स, जिन्होंने वायलेशन किया है उनको वो जेल में डालते हैं, आगे का प्रोसीजर कोर्ट करता है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऐसे कई लोग हैं अंदर जहां पर अंडर ट्रायल जो चल रहा है, अंडर ट्रायल का मतलब है कि अभी तो उनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ जी, बिल्कुल, जहां उनका अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जहां पता नहीं उनका ट्रायल कौन से नंबर पर आएगा और कब आएगा, वो तब तक उतना साल, सपोज अगर उसको मर्डर के अंदर करा जा रहा है और मर्डर के अंदर डेथ पेनल्टी आ जाती है जी, या कुछ ऐसी चीज जिसका 10 साल तक का उसको प्रावधान या उसको प्यूनिटिव मेजरमेंट दिया जा रहा है, या उसको, और उसने अंडर ट्रायल में ही उसकी आधी जिंदगी निकाल दी, अगर वो कन्विक्ट होकर जाता। अनुजा जी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये नए एक्ट को इंपॉर्टेंस मिलना, इसे दी जानी चाहिए क्या? ये नया एक्ट एक नए एक्ट के रूप में हमारे पास में एक स्पेशल बेल एक्ट आना चाहिए? देखिए, इसमें स्पेशल बेल एक्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो, जिसको हम कहते हैं एक तरीका होता है एक समझने का, ज्यूरिस्प्रूडेंस में जिसको हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे समझने की कोशिश कर रहा है और हम कैसे उसको समझ रहे हैं, और इसी तरह से गवर्नमेंट उसको कैसे समझेगी। बेल उन्हीं लोगों को दी जाती है जी, जो खास करके बेलेबल ऑफेंसेस में होते, उनको बेल मिलती है जी, बिल्कुल, या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजरल, यस, पर उनका प्रोसीजरल नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ ऐसा ओमिशन किया है, ऐसा एक्ट किया है जहां पर बेलेबल ऑफेंस भी है और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है जी, तो क्या उस आदमी को बेल मिलनी चाहिए? तो उसके अंदर प्रावधान ये आता है कि जहां पर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वहां पर जो ऑफेंस है नॉन बेलेबल टेक ओवर कर जाएगा, और नॉन बेलेबल ऑफेंस जब टेक ओवर हो जाएगा तो उसको बेल नहीं मिलेगी जी, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया आपका, जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, जहां पर आपको आपने हीनियस क्राइम कनेक्ट करा है, जहां पर आपको फिर आपको 10 साल और फिर उम्र कैद या लाइफ इम्प्रिजमेंट या मतलब आपको डेथ पेनल्टी ये मिल सकती है, तो वहां पर आपको बेल जो कनेक्ट करना मुश्किल होता है। पर ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं मिलती है, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल भी दी है जी जी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ, आप देखें अगर तो बेलेबल ऑफेंस जो है वो भी नहीं हो पा रहा जी, यहाँ आ रहा है इशू कि जहां पे बेल मिलनी चाहिए, जिन ऑफेंसेस के तहत 7 साल से नीचे के हैं वहां पर बेल मिलनी चाहिए, या जहां पर केसेस हैं जी, अक्यूज की जहां जरूरत नहीं है, राइट है ये अक्यूज्ड का, और ये कोर्ट नहीं समझ पा रहा, तो जो लोअर कोर्ट है, तो आप कहना चाह रही है कि लोअर कोर्ट नहीं समझ पा रहा है कि हायर जुडिशरी के साथ में भी सिमिलर लोअर कोर्ट के साथ प्रॉब्लम, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन हाई कोर्ट को भी दी जी, और लोअर कोर्ट्स को भी दी जी, बिल्कुल, आपके जो लोअर सबमिसिव कोर्ट्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट है, उनको भी दी है ये, तो उन्होंने यही कहा, ध्यान रखो इस बात का जी कि राइट, जो उसका राइट है, अक्यूज्ड राइट, ये खंडन नहीं होना चाहिए जी, राइट का खंडन नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना कि स्टेट की भी जो बर्डन नहीं है होना उसके ऊपर बर्डन भी नहीं होना चाहिए, और जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है जी, उस पे भी आंच नहीं आनी चाहिए जी, बिकॉज अगर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पर आंच आएगी तो वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी का जो पर्पस है वो वहीं लूज हो जाता है। पर अनुजा जी, लोअर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है, डिस्क्रिशन इज अ बिग वर्ड हियर, इट्स अ बिग वर्ड हियर, तो हम डिस्क्रिशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? क्योंकि अगर एक जज की नजर में बेल दे दी जानी चाहिए तो वो दूसरी
दूसरे जज की नजर में वहां वो क्वालिफाई नहीं करता है बेल के लिए, तो ये डिस्क्रिप्शन को कैसे हम डिफाइन देखिए, करेंगे इसका बहुत लॉ में? खूबसूरती से सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को एंड किया था। उन्होंने जी। कहा था कि आप बेल्स जो है अगर आपको लोअर कोर्ट पे मिल रही हैं जी। या आपकी हैं, तो क्या वो हायर कोर्ट में मिलनी चाहिए? लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी तो हायर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए या नहीं, जी, या जी। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जानी चाहिए नहीं? तो उन्होंने कहा था आ सकती है। जी। ये बहुत रिसेंटली का है, इसके जी। अंदर उन्होंने इस बात को एंड कर दिया है कि अगर आपको कोर्ट से नहीं मिल रही है लोअर कोर्ट से, तो आप हायर कोर्ट्स में बात कर सकते हैं, आपको अलाउड है। पर दूसरा, अनुजा जी, हायर कोर्ट्स में आप हमेशा, हायर कोर्ट्स के डोर्स हमेशा खुले हैं आपके पास में बेल्स के लिए, पर यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है कि हायर जुडिशरी जो है वो बर्डन हो रही है। बिल्कुल हायर जुडिशरी बर्डन Hence हो रही है, क्योंकि लोअर कोर्ट इस चीज को संज्ञान नहीं ले रही है। क्योंकि क्या जी। होता है कि सीबीआई और ईडी, इस तरह की जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो लोगों को कैद तो कर देती है, पर जी। जब तक कि ट्रायल चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो कैद ही रहते जी। हैं। तो वो क्योंकि उसमें कैदी बने रहते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं इसके अंदर बेल ना देने के लिए। तो अनुजा उनको जी, ये डर अगर लगता हम है बात कि- करते हैं स्पेशल बेल एक्ट के बारे में, तो ये एक्ट अगर इनैक्ट होता है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो मेजर डेटरेंट होता है किसी भी क्रिमिनल के लिए, वो होता है अरेस्ट का डर और एक अनसर्टेनिटी कि बेल हमें आखिर मिलेगी कब। इस एक्ट के सामने आते ही एक टाइम पीरियड जो है वो हमें दे दिया जाएगा, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ पीरियड जो है वो भी लिख दिया जाएगा कि इसके बाद जो कोई भी क्रिमिनल या कोई भी इनमेट है वो अरेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो पर आपको नहीं लगता है कि इट विल कॉज अ नेगेटिव इफेक्ट? नहीं, एक आप law समझे नहीं, इस deterrent स्पेशल है। बेल के अंदर स्पेशल केसेस आएंगे। दिस जी। इज लाइक अ स्पीड। So you think it's not going to be a negative? No, it is going to go work. It is going to Yes. go in nature, in parallel with the bails. Yes. क्योंकि जहां पर बेल आप देखिए, जहां पे 10 साल से ऊपर के भी हैं, जहां पे 10 जी। साल की हैं, तो उनके तो अपने ही प्राविधान हैं। जी। तो वो आईपीसी को आप उनको टच नहीं कर रहे हैं। ये स्पेशल के अंदर ये है कि जो अंडर ट्रायल, जैसे कि काम को बांट देना, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, जी। कि स्पेशल कोर्ट डिजाइन कर दी जी। जाए, उसके अंदर जो पोस्ट अगर खाली हो रही है, तो उसको जो वही कहा है कि उसकी वैकेंसीज को ना करे जी। रखें, और उसमें हाई कोर्ट को ये बोल रहे हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कह रहे हैं कि एक स्पेशल कोर्ट के प्राविधान जो अंडर ट्रायल हैं, अभी उनके आ नहीं रहे हैं, तो आप उनको जाने it दीजिए will बाहर। not have the negative effect on the deterrence the law provides No, what is look, deterrence is if deterrence. it is to अभी go parallel. हर लॉ ऑलरेडी पूरा एब्सोल्यूट है हमारे जुडिशरी में। जी। हम जितने और लेकर आते जाएंगे, उतने के अंदर हम क्लब होते चले जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ये लॉ भी एब्सोल्यूट है, जी। पर यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट नहीं किया जा पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं हो रही। कहीं ना कहीं जहां पर लोगों को ये डर लगने लग जाता है कि अगर ये बाहर आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं विटनेस को हैम्पर करेगा, ये कहीं ना कहीं टैंपरिंग ऑफ द एविडेंस करेगा, ये देश से बाहर चला जाएगा। तो आपको लगता है कि जो बेल बॉन्ड का जो अमाउंट कोर्ट सेट करता है एक क्राइम के हिसाब से, तो आपको लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा जो है रीजन है देखिए, जेलों सुप्रीम कोर्ट ने ये भी यही कहा है, जेलों के भरे होने का, जेलों के ओवरबर्डन होने का। सो सुप्रीम कोर्ट इस कि अगर नहीं भी है किसी के पास, तो उसके प्राविधान है। आप उनको हाई कोर्ट को ये अभी बोला है कि आपके पास इतनी पावर है कि आप अपने उस पावर के अंदर ये ढूंढिए कि अंडर ट्रायल में कौन से ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल किस रीजन से हैं, और क्या वो रीजन उनकी इस लिबर्टी के रास्ते आ रहा है। उसको हाई कोर्ट को हेल्प करनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी ये इनिशिएटिव है इसके अंदर कि वो अपनी हाई कोर्ट के साथ मिलकर, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक स्पेशल कोर्ट का गठन करे जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, बट क्योंकि वो अगेन एक और बर्डन के रूप में भी सामने आ सकता है, क्योंकि इतना है, क्योंकि अब इसको लॉ को, जहां हम एक तरफ से स्टेट के बर्डन को हटाने की बात करते हैं, वहां हम दूसरे बर्डन को क्रिएट करने की बात करें। अनुजा जी, लॉ के अंदर ना सोचने की बात, समझने की बात, जी। आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करती हैं, दैट्स व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया है वो संवैधानिक मामलों को देखने के लिए है, जो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था। तो हाल ही के ही अगर आंकड़ों को देखें तो सिर्फ 10% जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट डील कर पा रही है, और बाकी बहुत हाई परसेंटेज में जो है वो बेल्स जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये इज इट सॉर्ट ऑफ अ फेलियर? फेलियर नहीं है, विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्रिशनरी पावर जो है,
सबऑर्डिनेट जुडिशरी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, प्रॉब्लम यही है क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इस चीज को नहीं संज्ञान ले पा रही। उनके पास कहीं ना कहीं कभी कभार संज्ञान ना ले पाने का क्या कारण है? देखो, संज्ञान ना ले पाने की कई चीजें ऐसी हैं कि वही पेंडिंग ऑफ द केसेस आर सो मच। डू यू थिंक इट्स ओवरबर्डन? That is one way of saying it. overburdened है, people are not aware of। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को बार बार कह रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कि आप अपने एरिया में सबसे पहले ढूंढिए। जब कोर्ट्स की लिबर्टी होती है, लोअर कोर्ट्स की यही ही मुद्दा जो है वो सामने निकल कर आ रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही है कि वो संज्ञान ठीक से ले नहीं पा रहे। कोर्ट्स की डिस्क्रिशन है, लोअर कोर्ट्स अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करके बेल को ग्रांट कर सकते हैं, पर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट का जो नजरिया है वो बहुत अलग है। उस नजरिए को हम कैसे रेगुलेट कर पाएंगे? वही सुप्रीम कोर्ट ने बीइंग द फादर ऑफ द अदर कोर्ट्स जी, उन्होंने यही समझाया एक तरीके से। और मुझे लगता है कि वो इस तरह की कई मीटिंग्स भी ऐसी होती है, कई क्लासेस भी ऐसी होती है जो सुप्रीम कोर्ट के लोग जजेस दे हैव टेकन इट फॉर द अदर जजेस आल्सो। व्हेन मेनी टाइम्स व्हेन आई एम इन कोर्ट आई हैव हर्ड दैट दे हैव बीन टू अटेंड द मीटिंग्स। एंड तो ये मुझे लगता है कि कोई थोड़ा स्लो चल रहा है ये मैटर, क्योंकि बेल्स एक्चुअली क्या है कि लोगों के अब खंडन के राइट्स बहुत सबको पता चल गया कि हमारी वायलेशन ऑफ द राइट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लोग अवेयर इस पॉइंट पर बहुत हो गए हैं। और एक्चुअली थोड़ा सा ये भी हुआ है कि पुलिस में थोड़ी सी सक्रियता ज्यादा हो गई है। अवेयरनेस बहुत क्रिएट हुई है, और एक्चुअली हद तक क्रिएट करनी बाकी है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि हमारे देश की जनता अभी फुल्ली अवेयर, पूरी तरीके से उन्हें अपने हकों के बारे में जानकारी नहीं है। हुआ है और थोड़ा सा ये हुआ कि पुलिस भी बहुत एक्टिव हो गई है। एक्चुअली पुलिस भी बहुत एक्टिव हो गई इस वक्त, एप्रीहेंशंस नहीं रह गई और दे आर एप्रीहेंडिंग द अक्यूज्ड वेरी फर्मली एंड सो दे आर ऑल गोइंग इनटू द जेल्स। सो ये भी एक इशू है क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है। तो वो जनहित की रक्षा करना जो है वो एक सर्वोपरि है, वो सबसे पहले वो तो जो कोर्ट तो सिर्फ कह ही सकता है अपने बट नीचे गवर्नमेंट को, बट अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा सख्ती से कहा गया है कि इस चीज को थोड़ा संज्ञान लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव मेजर है, क्योंकि अभी ट्रायल कोर्ट्स आगे चालू नहीं हुए हैं। शायद ये पूरी तरीके से इसका पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार ये बात पर ध्यान देने के बाद में भी, ऐसी रिकमेंडेशंस बार बार करने के बाद में भी, शायद लोअर जुडिशरी जो है वो पूरी तरीके से समर्थ अभी तक नहीं है, इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। तो शायद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पेशल एक्ट को इनैक्ट करने की बात करी गई है। देखिए, आप कितने भी एक्ट ले आइए जी, अगर आप अवेयर नहीं हैं और कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है आपके साथ पुलिस, सेंट्रल एजेंसी और बेंच के साथ, तो ये एक इश्यूज रहेंगे। और फिर बार के साथ, पर अनुजा जी, एक एक्ट के सामने आते ही कोर्ट्स उस एक्ट से बंध जाते हैं और उसी के अनुसार ही उसका पालन करना पड़ता है। अगर एक टाइम लिमिट जो डिफाइन कर दी जाती है बेल के लिए, अगर हमारे पास में एक स्पेशल एक्ट के रूप में कोई एक्ट सामने लाया जाता है और एक टाइम लिमिट जो है वो फ्रेम कर दी जाती है, जैसे कि आप जानती है कि जो अंडर ट्रायल्स हैं उन अक्यूज्ड की संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा है हमारी जेलों में। तो एफआईआर की फाइलिंग के वक्त बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस जो है वो पेंडिंग होती है और जो माल की वसूली होती है वो अभी तक नहीं की गई होती, जिसकी वजह से बेल को नकार दिया जाता है या फिर उसे डिले कर दिया जाता है। पर ऐसे केसेस में जहां पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और कुछ रिकवर करने के लिए नहीं है, तो उन केसेस में भी देखा जाता है कि बेल नहीं दी जाती है। तो उन केसेस में बेल को ना मिलने के क्या कारण होते हैं? वही इसको यही कहा जाता है कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है जी, और तो उन एक्यूज की कोई रिक्वायरमेंट भी ऐसी नहीं होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब भी यही है कि उसको प्रिवेंट किया जा रहा है, कि उसको और जानबूझ के डिटेन करा जा रहा है, ताकि कहीं ऐसा दिखता है जब कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे जाकर इस जो, क्योंकि विटनेसेस को, क्योंकि आपने तो फाइल कर दिया, बट आगे जब ट्रायल चलेगा तो विटनेसेस को आगे जाके कहीं ना कहीं ये थ्रेटन ना कर दे, कहीं वो हॉस्टाइल ना हो जाए, और कहीं जो कुछ केसेस, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं, कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर जब द मटेरियल इफ इट इज देयर और अगर वो किसी भी तरीके से फैब्रिकेट हो गया या खराब हो गया तो फिर वो उस ट्रायल का आगे कोई मतलब नहीं होगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इन जगहों पर दी जा रही है, बट इन प्रिवेंटिव डिटेंशंस के लिए ही कोर्ट आगे भी यही बात कहती है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप उनसे उस जो भी ऑफेंस है उस रिलेटेड बॉन्ड भरवा दीजिए या इन दैट लियो उतना सिक्योरिटी उनसे करवा लीजिए। सो वहां पर क्या होता है कि जहां पर आपको ये लगता है कि वो नहीं करेंगे कुछ भी बाहर जाकर ऐसा,
तो उन्हें बेल मिल जानी चाहिए जी। और वो अगर, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ द बेल भी तो हमारे पास प्राविधान है, जी, तो बिल्कुल। कैंसिलेशन ऑफ द बेल है, हाई कोर्ट प्रोवाइड करता है इसको। तो जब कैंसिलेशन ऑफ द बेल का प्रावधान भी है, तो बेल आप जहां कर दे सकते हैं, जहां पर यही चीज यूके के अंदर ही कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यूके, यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर बेल एक्ट जो आया है उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि इस तरीके से जो भीड़ हमारी इकट्ठी नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर उनको बेल दे दी जाती है, एक जनरल राइट होता है वहां पर जनरल राइट के बयान पे उनको बेल दे दी जाती है, जहां पर आपको मतलब अगर आप डरते ही रहोगे तो फिर देयर आर टाइम्स व्हेन कि जहां पर शायद जरूरत नहीं है, जहां एक्यूज है कि एक्यूज फ्ली कर जाएगा, एग्जैक्टली, नॉट ओनली फ्ली कर जाएगा, विटनेस को हैम्पर नहीं करेगा और टैम्परिंग ऑफ द एविडेंसेस नहीं करेगा, या इस तरह की कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा, बाहर निकल के दोबारा से क्राइम नहीं करेगा। तो अगर रीजनेबल डाउट दे देता है वो कि भी अगर है इसके अंदर रीजनेबल डाउट, वो दे देता है कि ये अक्यूज जिस तरह से करेगा, तो आप उसको बेल मत दीजिए। अनुजा जी, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर्टिकल 9(3), उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो उसमें ये बहुत साफ लिखा है कि जब भी कोई एक्यूज्ड सामने आता है या पकड़ा जाता है, उसकी अरेस्ट होती है, उसे इमीडिएटली पेश किया जाए। बिल्कुल, हमारे सीआरपीसी में, हमारे पास में प्रावधान है कि इमीडिएटली पेश किया जाए, 24 घंटे में एक्यूज को आपको पेश करना होता है कोर्ट में, पर हमारे पास में क्या ये प्रावधान है कि उसे बेल भी दे देनी चाहिए जल्दी से जल्दी? एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले क्या हम इसे एज अ राइट, एब्सोल्यूट राइट लेकर चलते हैं? देखिए, एब्सोल्यूट राइट लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि उसमें वही बात है कि सब केसेस में एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वही डिपेंडेंट है, 60 डेज और 90 डेज का भी इसमें प्रावधान होता है। 60 डेज और 90 डेज का ही आपको रिमांड मिल सकती है, और उसके अंदर उसके अगर उस दौरान तक अगर आप इसको नहीं कर पाते, क्योंकि लोग 60-90 डेज से बहुत ऊपर नहीं कर लेते, तभी अंडर ट्रायल में घुस गए। जी बिल्कुल। सो रिमांड इतनी लंबी हो गई कि वो कर ही नहीं पाए, और फिर क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हमारे में पुलिस ऑफिसर के सामने तैनात होना जरूरी, यू हैव टू बी नोटिस्ड in front of the police officer, and then in the magistrate court, and or on the in the court of a magistrate. So there it happens. और वहां पर भी मैजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है, अगर उसके दौरान पे कोई, अब हमारे जहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे रेप के अंदर विक्टिम राइट्स आ गए हैं। रेप का अगर बेल मिल रही है तो विक्टिम जो है, अगर उसका रेप हुआ है तो वो उसको अपोज कर सकते हैं। एक्यूज्ड के पास में पूरे रिसोर्सेज कभी-कभी नहीं होते हैं बेल बॉन्ड भरने के, या श्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है जहां से वो श्योरिटी देकर बेल ले सकें, तो उन लोगों को अंडर ट्रायल इन प्रिजन कर दिया जाता है, और वो अपने समय को भी पार करके प्रिजन्स में रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये यूनाइटेड नेशंस के जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर प्रिजनर्स है, उसके रूल्स का उल्लंघन है? कहीं हम जाके वो ह्यूमन राइट्स नहीं इन्फ्रिंज कर देते हैं? I would say it is how you understand a law and how you understand human rights. How do you interpret it? So this is how it is going on. How the judiciary thinks it, how the legislative body or the executive body thinks it. How would you like to interpret it? I would say that if you have written down in the constitution, it should be upheld in that very nature, irrespective of your own needs in it, looking into the society, state, and the accused right, and the victim right. It should be just, fair, and a natural justice should follow, because this is what is called as, rule of law. Human rights and right of liberty should be upheld. Yes, rule of law if not follows. और आपको क्या ये लगता है कि जो बेल एक्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम 1976 जो है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी, should that be followed in India as well? Look, anything, many observations have come up in various issues. I would still say the discretionary powers of making something is not in the hands of you and me. It's in the hands of the legislative body. Absolutely. So let the legislative body decide this, and they will talk. Anuja ji, recommendations come from people like you and me. Yes, it does. Who are into law fraternity. Yes. So those recommendations have to be completely coming in from here. So thank you for joining us. हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारी आज की खास पेशकश, आज के मेहमान अनुजा कपूर के साथ। जनहित की रक्षा करना ही कोर्ट का सबसे पहला काम होना चाहिए, पर उच्च न्यायपालिका सिर्फ तभी संवैधानिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगी जब निचले कोर्ट्स अधिक उदार तरीके से
जमानत से निपटेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की कि जमानत अधिनियम जल्द लागू हो, वो जल्द लागू होगा और उससे रिफॉर्मेटरी थ्योरी को भी और अहमियत मिलेगी और जेलों का भी बोझ जल्द कम होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर तू टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही मर गया फ्रेंड, तेरी फैमिली का बच जाएगा बैंड। 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू फ्रॉम पॉलिसी बाजार। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। पसीने छूटते हैं जब अगली बारी तुम्हारी होती है। एक गलत मूव और गेम गई हाथ से। यस! कौन कहता है रम्मी किसी स्पोर्ट से कम है? चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तीखी मिर्ची। राबड़ी से लालू के बोले बड़े लाला, डिप्टी सीएम तेजस्वी हमको सिर्फ माला। बोली मुस्काती मैया सुन